कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 7 मेजर पेपर 17 पॉलिटिकल साइंस आप सभी बच्चों को हमने मेजर पेपर 16 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे, 17 के भी बता दिए थे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पेपर में आपके आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हुआ है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सिलेबस था। टोटल 6 यूनिट में आपके सिलेबस को बेसिकली डिवाइड किया गया था। ये हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसके साथ साथ हमने आपको यूनिट 1 का 15 मार्क्स का जो सवाल पूछा जा सकता है ये बताया था। फिर 5 मार्क्स का जो सवाल आता है वो भी पूछा था। यूनिट 2 का भी बताया था। इस तरह हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में सारा का सारा 5 मार्क्स और 15 मार्क्स का जो सवाल पेपर बनता है वो कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में जो जो सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपके लिए लेके आऊँ। तो चलिए उन क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर है कि रुकिए मैं लिखाता हूँ ये वाला। ठीक है, कि राजनीतिक समाजशास्त्र पॉलिटिकल सोशोलॉजी की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रकृति और इसके क्षेत्र का विस्तार से आपको वर्णन करने बोला गया है। ठीक है, ये पहला सवाल हमारे पास है। तो क्या होता है राजनीतिक समाजशास्त्र, आइए जानते हैं। तो राजनीतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की मतलब सोशियोलॉजी की एक शाखा है, ब्रांच है, जिसमें हम लोग समाज और राजनीति के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। मतलब समाज का, सोसाइटी का और पॉलिटिक्स दोनों का स्टडी करते हैं। यह समझने का प्रयास करती है कि सामाजिक जो संरचना है, सोशल जो स्ट्रक्चर है, जिनमें समूह है, वर्ग है, जाति है, धर्म है आदि, किस प्रकार राजनीतिक प्रक्रिया और निर्णय को क्या प्रभावित करने कार्य करते हैं। आधुनिक जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको समझने के लिए हमें राजनीतिक समाजशास्त्र का अगर हमें मॉडर्न बेसिकली पॉलिटिकल वर्ल्ड को समझना है तो आपको राजनीतिक समाजशास्त्र का अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि सभी विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। जैसे एस एम लिप्सिट के अनुसार राजनीतिक समाजशास्त्र समाज और राजनीति के बीच संबंधों का अध्ययन है। वहीं पर एंटोनी डाउन्स के अनुसार यह राजनीतिक व्यवहार और सामाजिक संरचना के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है। ठीक है, तो और अगला है हमारे पास पॉइंट में कि राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी होती है। तो इसकी प्रकृति हम लोग कुछ निम्नलिखित विशेषताओं से समझ सकते हैं। पहला, ये वैज्ञानिक प्रकृति का होता है, मतलब ये एक वैज्ञानिक विषय है क्योंकि इसमें हम लोग बेसिकली फैक्ट्स का बात करते हैं, तथ्य है, आंकड़े हैं, डेटा है, अनुसंधान है, मतलब रिसर्च पद्धति, बेसिक रिसर्च हमारे पास है जिसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अंतर विषय मतलब इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होता है। यह समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का क्या होता है, मिश्रण होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान आदि का भी इसमें योगदान होता है हमारे पास है। फिर ये गतिशील होता है, मतलब डायनेमिक नेचर होता है। राजनीतिक समाजशास्त्र स्थिर नहीं है बल्कि समय के साथ ये बदलते रहता है। जैसे लोकतंत्र, वैश्वीकरण, सोशल मीडिया, इन सभी चीज़ों के प्रभाव कारण ये बदलता रहता है। फिर विश्लेषणात्मक होता है, एनालिटिकल नेचर का होता है। यह केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता बल्कि उनके कारण और प्रभाव का भी विश्लेषण करने कार्य करता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है व्यवहारिक नेचर रखता है, मतलब प्रैक्टिकल नेचर है। यह विषय केवल सैद्धांतिक नहीं है, मतलब सिर्फ आप यहाँ पर सिद्धांत से जुड़े हुए चीज़ नहीं पढ़ते बल्कि हमारे वास्तविक जीवन की जो घटनाएं होती है, जैसे चुनाव हो गया, सत्ता हो गया, आंदोलन, इन सभी चीज़ें जुड़े हुए हम लोग प्रैक्टिकल जो चीज़ें रहती है वो पढ़ते हैं इसमें। अब राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र अगर बात करें तो बहुत व्यापक है, मतलब बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। जैसे पहला है सत्ता और अधिकार, पावर एंड अथॉरिटी। सत्ता का इसमें क्या होता है, वितरण होता है, अधिकार का प्रयोग होता है, नेतृत्व देखा जाता है हमारे पास है। फिर है राज्य और समाज का संबंध देखा जाए तो इसमें राज्य की भूमिका होती है, समाज और सरकार के बीच संबंध होता है। राजनीतिक संस्थाएं जो रहती है जिनमें संसद है, न्यायालय है, कार्यपालिका है, राजनीतिक दल शामिल होते हैं इनमें। फिर अगला है चुनाव और मतदान का व्यवहार होता है, पॉलिटिकल बिहेवियर में लोग किस आधार पर वोट देते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या वर्गों का प्रभाव देखा जाता है। सामाजिक संरचना और राजनीति में जाति व्यवस्था देखी जाती है और वर्ग विशेष का संघर्ष देखा जाता है। साथ ही साथ लिंग निर्णय या फिर कह सकते हैं लिंग और राजनीति का प्रभाव रहता है। राजनीतिक संस्कृति में लोगों के विचार, मूल्य, विश्वास और लोगों का जो दृष्टिकोण वो बताया जाता है। सामाजिक आंदोलन में विरोध हो सकता है, जन आंदोलन है, परिवर्तन के संघर्ष कर सकते हैं लोग। ठीक है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है और वैश्विक जो संस्थाएं उनकी भूमिका है। महत्व के बारे में बात करें तो लोकतंत्र को समझने में मदद करता है, साथ ही साथ सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजता है, राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने कार्य करता है, फिर नीति निर्माण सहायक होता है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र समाज और राजनीति के बीच एक संबंध को समझने में हमें महत्वपूर्ण माध्यम होता है। यह हमें जानने में मदद करता है कि हमारा जो सामाजिक तत्व है राजनीतिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। इसका क्षेत्र व्यापक और प्रकृति वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक है। आधुनिक युग में इसकी उपयोगिता और भी लगातार बढ़ चुकी है। ये पहला सवाल था।
दूसरा सवाल है राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के संबंध को स्पष्ट करने बोला है। क्या होता है राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर? तो किसी समाज में देखिए लोगों की राजनीति के प्रति उनकी मान्यताएं, मूल्य, विश्वास, दृष्टिकोण और व्यवहारों का एक समुच्चय होता है। यह बताती है कि नागरिक जो है राजनीति को कैसे समझते हैं और जो राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार वो भागीदार मतलब भाग लेते हैं। दूसरी ओर लोकतंत्र जो है एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का अंतिम स्रोत अगर कहा जाए ना तो बेसिकली जनता होती है। लोकतंत्र की सफलता जो है बेसिकली अगर संवैधानिक व्यवस्था या चुनाव पर नहीं बल्कि समाज की जो राजनीतिक हमारी संस्कृति है उस पर यह निर्भर करने कार्य करती है। अब राजनीतिक संस्कृति का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी मानसिकता और जो सामाजिक प्रवृत्ति से है, जो लोगों के राजनीतिक व्यवहार को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसमें नागरिकों की राजनीति के प्रति जो जागरूकता है, सरकार के प्रति विश्वास शामिल होता है, अधिकार है, कर्तव्यों की समझ है तथा राजनीतिक भागीदारी इसमें शामिल होती है। राजनीतिक वैज्ञानिक गैब्रियल आलमंड और कहा जाए सिडनी वर्वा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सिविक कल्चर में राजनीतिक संस्कृति को लोकतंत्र के विश्वास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया हुआ भी है। अब इस लोकतंत्र का अर्थ क्या है? एक ऐसी प्रणाली अगर बात करें जिसमें जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है और सरकार जनता की इच्छा अनुसार क्या करती है, कार्य करती है। अब इसी लोकतंत्र के देखिए कुछ आपको मालूम होगा कि पहला इसमें जो चुनाव होना चाहिए वो कैसा होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। ठीक है, साथ ही साथ नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी होती है, अभिव्यक्ति की यहाँ पर स्वतंत्रता शामिल होती है, कानून का शासन होता है, समानता न्याय के लिए कार्य किए जाते हैं। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के संबंध के बारे में बात करें, जो क्वेश्चन का मेन टॉपिक था कि देखिए राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र का गहरा और एक परस्पर संबंध है। लोकतंत्र की सफल संचालन के लिए सबसे पहले हमारे पास जो लोकतांत्रिक सामाजिक संस्कृति एक स्वस्थ और आवश्यक जरूरी अंग है हमारे पास। इसे हम लोग इस निम्नलिखित कुछ पॉइंट से समझ सकते हैं। पहले लोकतंत्र के विकास में क्या है, अगर लोकतंत्र का विकास करना है तो इसके लिए हमारी राजनीतिक संस्कृति जरूरी है। ठीक है, यदि समाज की राजनीतिक संस्कृति हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य जैसे स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया और सहिष्णुता हो गया इनको महत्व देती है तो लोकतंत्र हमारा मजबूत होता है। जैसे भारत में हम लोग इतना विविधता है लेकिन फिर भी हमारा लोकतंत्र का स्थायित्व नागरिकों को लोकतांत्रिक सोच के कारण संभव हो पाया। फिर दूसरा पॉइंट बताया हुआ है नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी। देखिए स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति नागरिकों को राजनीति में सक्रिय भाग लेने की प्रेरित करता है। लोग मतदान करते हैं, राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेते हैं और सरकार की जो नीति है उन पर राय प्रकट करते हैं। इससे लोकतंत्र हमारा क्या होता है, मजबूत होने का कार्य करता है। सरकार के प्रति विश्वास, यदि नागरिकों को सरकार और संस्थाओं पर विश्वास होता है तो लोकतंत्र स्थिर रहता है। सकारात्मक राजनीति देखी जाती है जिसके प्रति सरकार और जनता के बीच विश्वास का संबंध बनता है। सहिष्णुता और सहमति की भावना, लोकतंत्र में विभिन्न विचारधाराएं और मतभेद होना यह स्वाभाविक होता है। स्वस्थ राजनीतिक संस्था जो संस्कृति है वो लोगों में सहिष्णुता और सम्मान की भावना पैदा करती है जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। पांचवा पॉइंट है हमारे पास है कि अधिकार और कर्तव्यों की समझ होनी चाहिए। राजनीतिक संस्कृति जो नागरिकों को उनके अधिकार और उनके जो कर्तव्य उनके प्रति जागरूक बनाना कार्य करती है। जब लोग अपने अधिकारों के साथ उनके कर्तव्य समझते हैं तो लोकतंत्र मजबूत हो जाता है। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार और लोकतंत्र, जैसे हमने बताया गैब्रियल अल्मांड और सिडनी बर्वा ने अपनी राजनीतिक संस्कृति तीन प्रकार में बांटा। पहला ये पारंपरिक है, मतलब पेरुचियल राजनीतिक संस्कृति, इसमें लोगों की राजनीति में रुचि जो होती है थोड़ी कम होती है। फिर एक होता है अधीनस्थ, मतलब इसमें लोग सरकार को स्वीकार करते हैं लेकिन सक्रिय भागीदारी नहीं कर पाते। और एक होता है सहभागी, इसमें नागरिक राजनीति में सक्रिय रूप से क्या करते हैं, भागीदार बनते हैं हमारे पास। ठीक है, तो लोकतंत्र के लिए सबसे उपयुक्त कहा जाए तो राजनीतिक संस्कृति मानी जाती है। इससे जनता जो है राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रहती है। भारत के संदर्भ में कहा जाए तो भारत में लोकतंत्र की सफलता का महत्वपूर्ण कारण यही है कि यहाँ की जो राजनीति है वो मिश्रित राजनीतिक संस्कृति है। यहाँ नागरिक मतदान करते हैं, राजनीतिक दलों में भाग लेते हैं और सरकार की नीतियों पर चर्चा करते हैं। हालांकि अगर बात की जाए जातिवाद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, धनबल जैसी कई समस्याएं हैं फिर भी लोकतंत्र प्रभावित करते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक है। स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, वहीं पर कहा जाए जबकि लोकतंत्र भी नागरिकों के लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करता है। इसलिए किसी भी देश में अगर लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है वो जागरूक हो, सहभागी हो और साथ ही साथ लोकतांत्रिक होनी चाहिए, तब ये काम करता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। देखिए ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यानी जिसके मीडियम से व्यक्ति समाज में राजनीतिक ज्ञान हो गया, उसके मूल्य, विश्वास, दृष्टिकोण और व्यवहार को सीखता है।
यह प्रक्रिया व्यक्ति को राजनीति के प्रति बेसिकली जागरूक बनाने का कार्य करती है और उसे जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है उसमें भाग लेने के लिए तैयार करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राजनीतिक समाजीकरण वह माध्यम है जिसके माध्यम से नागरिकों में राजनीतिक जो संस्कृति है उसका विकास हो पाता है। अब राजनीतिक सामाजिक अर्थ समझने की कोशिश करते हैं तो यह वो प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक प्रणाली जो हो गया, संस्था हो गया, मूल्य हो गया, नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और उनको अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करता है। ठीक है। राजनीतिक वैज्ञानिक हमने बताया जैसे गैब्रियल आलमंड और सिडनी जो वर्मा है, उनके अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपने दृष्टिकोण और व्यवहार का निर्माण करता है। ठीक है। अब इस प्रक्रिया को समझने के लिए पहला ये प्रारंभिक अवस्था में बाल्यकाल, जैसे राजनीतिक समाजीकरण की शुरुआत बचपन से हो जाती है। इस समय बच्चे अपने परिवार हो गया, विद्यालय हो गया और आसपास के वातावरण से राजनीतिक जो विचार है और मूल्यों को सीखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बच्चे अपने माता पिता की राजनीतिक पसंद और विचारों से हमेशा प्रभावित होते रहते हैं। फिर होता है किशोर अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति की राजनीतिक समझ विकसित होने लगती है। विद्यालय, शिक्षक, मित्र और मीडिया व्यक्ति के राजनीतिक विचारों को प्रभावित करते हैं। इस समय व्यक्ति राजनीतिक घटनाएं, चुनाव और नेताओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करता है। फिर एक होता है युवा अवस्था, जब वह सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेता है, वो मतदान करता है, राजनीतिक संगठन जुड़ता है और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय प्रकट करता है। परिपक्व पोवर्टी का इस अवस्था में व्यक्ति के राजनीतिक विचार जो होते हैं और अधिक स्तर हो जाते हैं। वो अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर राजनीतिक निर्णय लेता है और समाज में दूसरों को भी प्रभावित करने का कार्य करता है। अब इसके कुछ माध्यम है, जैसा पहला परिवार है। परिवार राजनीतिक समाजीकरण को सबसे पहला और महत्वपूर्ण माध्यम है। बच्चे अपने माता पिता से राजनीतिक विचार और मूल्य सीखते सबसे पहले। फिर विद्यालय में नागरिक शिक्षा, इतिहास और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से छात्रों को राजनीतिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। समाचार पत्र हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सोशल मीडिया के साधन है। फिर मित्रों के बीच चर्चा और विचार विमर्श से भी व्यक्ति के राजनीतिक विकास होते हैं। राजनीतिक दल चुनाव और आंदोलन में लोगों को राजनीति के बारे में जागरूक बनाते हैं। वहीं पर संविधान, कानून और सरकारी नीतियां भी नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सिखाने का अवसर देते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र का महत्व है, जैसे यह नागरिकों को राजनीति के प्रति जागरूक बनाता है, उनको लोकतांत्रिक मूल्य और राजनीतिक संस्कृति को विकसित करता है। यह नागरिकों और अधिकारों को कर्तव्यों के बीच सचेत करता है और यह नागरिक व्यवस्था को स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। तो अंततः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है जो नागरिकों के राजनीतिक ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार को विकसित करता है। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसके माध्यम से ही नागरिक जो है राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं और उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने कार्य करते हैं। ठीक है। ये था तीसरा। चौथा क्वेश्चन है राजनीतिक संचार, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की परिभाषा क्या है और इसके महत्व के बारे में इसका वर्णन करें। तो किसी भी अगर कहा जाए राजनीतिक व्यवस्था के अगर आपको सुचारू संचालन करना है तो उसके लिए सूचना और विचारों का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। जितने भी सरकार, राजनीतिक दल और नागरिकों के बीच अगर सही जानकारी, विचार और नीतियों के संदेशों के बीच में आदान प्रदान होगा तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? राजनीतिक संचार कहलाता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में निभाता है। जैसे राजनीतिक संचार की परिभाषा लिखना चाहे लिख सकते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था संबंधित सूचनाएं हैं, विचार है, नीतियां हैं और निर्णय जो रहते हैं वो जनता तक पहुंच पाती है और जनता की राय जो सरकार तक पहुंच पाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार, जैसे लुसियन पाई के अनुसार, राजनीतिक संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था संबंधी जानकारी समाज में प्रभावित होती है। रॉबर्ट डाल के अनुसार राजनीतिक संचार वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार और नागरिकों के बीच संवाद स्थापित हो पाता है। अब इसके कुछ प्रमुख साधन है या माध्यम जैसे कह सकते हैं, पहला समाचार पत्र और पत्रिकाएं हो गया, दूसरा हो गया रेडियो और टेलीविजन हो गया हमारे पास है, फिर तीसरा सोशल मीडिया और इंटरनेट हो गया, राजनीतिक दल और नेता हो गए, जनसभाएं हो गए, चुनाव प्रचार हो गया, समाज, संसद और सरकारी घोषणा हो गया। अब इसका महत्व क्या है? देखिए, पहला, ये लोकतंत्र को क्या करता है? मजबूत बनाता है। राजनीतिक संचार लोकतंत्र का आधार है। इसके माध्यम से सरकार जनता को अपनी नीतियां और योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं और जनता अपनी राय व्यक्त कर सकती है। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक जागरूकता बढ़ाता है। यह नागरिकों को राजनीतिक घटनाएं, नीतियां और चुनावों के बारे में जानकारी देता है। इससे लोगों के मन में राजनीतिक चेतना बढ़ती है। तीसरा है सरकार और जनता के बीच में संबंध। राजनीतिक संचार सरकार नागरिकों के बीच में संवाद स्थापित करता है। इससे सरकार को जनता की समस्याएं और अपेक्षाओं का पता चलता है। चौथा पॉइंट है निर्णय निर्माण सहायता करता है। जब सरकार को जनता की राय और प्रतिक्रिया मिलती है तो वह बेहतर और जो भी जनहित के कार्य जो भी निर्णय हो सकते हैं वो लेने की कोशिश करती है। राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक संचार लोगों को मतदान करना, आंदोलन हो गया और अन्य जितने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने प्रेरित करती है। राजनीतिक स्थिरता बनाए रखती है। सूचनाओं का सही और समय पर प्रसार हो, राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास पैदा हो और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। तो भारत में कहा जाए
तो राजनीतिक संचार का महत्व बहुत ज़्यादा है। चुनाव के समय राजनीतिक जो दल है विभिन्न माध्यम जैसे टीवी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, रैली निकालते हैं, विज्ञापन करते हैं। इससे जनता तक अपने विचार और योजना पहुंचाने में कार्य होता है। डिजिटल युग में सोशल मीडिया के ऐप्स के थ्रू पहुंच सकते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संचार जो है बेसिकली हमारे पास लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन गया। यह सरकार और जनता के बीच में संवाद स्थापित करता है, जिससे राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है और लोगों को राजनीतिक में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। इसलिए किसी भी देश में अगर लोकतंत्र की सफलता के लिए एक प्रभावी राजनीतिक संचार अत्यंत आवश्यक पड़ता है हमारे पास। ठीक है, तो ये था आप सभी बच्चों के लिए मेजर पेपर 17 पॉलिटिकल साइंस का 4 इंपॉर्टेंट सवाल जो 15 नंबर के नजरिए से मुझे लगता है कि पेपर पूछा जाएगा। तो हमने आपको जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी बता दिया, 4 जो मुझे लगता है वो बता दिया। अब आपसे ये बच्चे आराम से मेजर पेपर 17 की परीक्षा की तैयारी करिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक करना शायद भूल जाते होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगता है जरूर बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट विशेष आपसे बच्चों की एग्जाम के लिए।